नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक अभी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हम लोग एमएस वर्ड सीख रहे हैं और यह आज एमएस वर्ड का सेकंड क्लास है। अगर आपने हमारा एमएस वर्ड पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने एमएस वर्ड के बेसिक फीचर्स और ऑफिस बटन के बारे में डिटेल में बात की थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर होम टैब के बारे में जानेंगे और यह होम टैब का कंप्लीट वीडियो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप होम टैब के अंदर सभी ऑप्शंस के बारे में जान जाओगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो सबसे पहले यहां पर हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। इसके लिए आपको कीवर्ड से विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करना है। यहां पर हम विंडो के साथ आर बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, यहां पर आपका रन कमांड ओपन हो जाता है। यहां पर आपको इस बॉक्स में टाइप करना है विनवर्ड। ध्यान रहे कि आप यहां पर इसका स्पेलिंग सही लिखें, नहीं तो आपका एमएस वर्ड ओपन नहीं होगा। विनवर्ड टाइप करने के बाद यहां पर आप ओके पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड का इंटरफेस और इस ऑफिस बटन के सभी ऑप्शन के बारे में जान चुके थे। आज की इस वीडियो में हम होम टैब के अंतर्गत आने वाले यह सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इस होम टैब को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे कुछ टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे =RAND। जब आप यहाँ पर =RAND टाइप करेंगे, उसके बाद आपको ओपन ब्रैकेट और फिर क्लोज ब्रैकेट टाइप करना है और फिर आप अपने कीवर्ड में इंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ बनी बनाई टेक्स्ट आ जाएगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 पैराग्राफ ही है और सभी के अंदर 3 सेंटेंस ही है। लेकिन यदि मुझे इस पैराग्राफ को इंक्रीज करना है, अगर मुझे कुछ ज़्यादा पैराग्राफ को लाना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, हम थोड़े से आपको जूम करके दिखा दें। इसके लिए आप यहाँ पर =RAND टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट देंगे। ओपन ब्रैकेट के बाद हमें कितना पैराग्राफ चाहिए, मान लीजिए अभी 3 पैराग्राफ ही आया था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर 7 पैराग्राफ आ जाए। तो यहाँ पर हम 7 टाइप करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। कोमा के बाद यहाँ पर हमें सभी पैराग्राफ में कितनी सेंटेंस चाहिए, हम यहाँ पर 2 टाइप कर लेते हैं। इसका मतलब कि हमें 7 पैराग्राफ चाहिए और सभी में 2 सेंटेंस होनी चाहिए। और फिर हम अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अपने कीवर्ड से एंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने 7 पैराग्राफ और सभी में 2-2 सेंटेंस आ जाएगा। अभी इसकी साइज बहुत ही बड़ी हो चुकी है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 पैराग्राफ है और सभी के अंदर 2 सेंटेंस है। यहाँ से लेकर डॉक्यूमेंट तक फुल स्टॉप, मतलब कि ये सभी एक सेंटेंस हुआ और इसके बाद बाकी यहाँ पे फुल स्टॉप है तो 2 सेंटेंस, यानी कि अभी सभी में 2-2 सेंटेंस आ चुका है। अब समझते हैं यहाँ पर होम टैब के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कट के बारे में समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने बहुत सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन गलती से हमने इस पैराग्राफ, जो फर्स्ट पैराग्राफ हमें दिख रहा है, इस पैराग्राफ को मुझे सबसे नीचे लिखना था, लेकिन हम गलती से सबसे ऊपर लिख चुके हैं। अब इतना पैराग्राफ लिखने के बाद हम इसे इरेज तो नहीं कर सकते। अब इरेज कर भी देंगे तो हमें नीचे लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको हटाना है तो इस सभी को सिलेक्ट करेंगे। आपको सिलेक्ट कैसे करना है, आप अपने माउस कर्सर को यहाँ पर ले जाइएगा और अपने माउस में लेफ्ट बटन को दबाए रखना है और माउस को ऐसे ड्रैग करना है। जब आप माउस को ऐसे खिसकाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता जाएगा। अभी मुझे इतना सिलेक्टर की ज़रूरत है तो हमने इतना पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखिए यहाँ से वो पैराग्राफ गायब हो चुका है, यानी कि अब वो पैराग्राफ वाकई में यहाँ पर नहीं है। अब इस पैराग्राफ को मुझे नीचे लिखना था, हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे। जहाँ पर भी मुझे लिखना है, अब यहाँ पर मुझे लिखना था तो यहाँ पर जाके हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जब आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो पैराग्राफ आ चुका है। पहले यह पैराग्राफ ऊपर था लेकिन अब यह सबसे नीचे आ चुका है। अब हम जब इसे कट करते हैं
तो इसे हम कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। या अब यहाँ पर फिर से हम अगर पेस्ट पे क्लिक करें तो फिर से देखिए यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब हम चाहे तो जितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है कॉपी का। अब कॉपी में क्या होता है, अब मान लीजिए कि इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ से जो पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मुझे किसी और जगह भी यूज़ करना है, तो इस सिचुएशन में हम इसे कट नहीं करके कॉपी करते हैं। हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे तो यहाँ से ये सेंटेंस तो गायब हो जाएगा, लेकिन हमें इस सेंटेंस को यहीं पर रखना है और साथ ही साथ इसका एक और डुप्लीकेट तैयार करना है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे। जब आप यहाँ कॉपी पे क्लिक करते हैं तो आपका यह सेंटेंस कॉपी हो चुका है। अब मान लीजिए इसे हमें इस पैराग्राफ के बाद फिर से लिखना था, तो यहाँ पर जाकर जब हमारा कर्सर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्सर यहाँ पर जो ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर जब जहाँ पे कर्सर ब्लिंक होता है वहीं हमारा पैराग्राफ टाइप होता है। अब जब यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, यहाँ पर आप जाके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो सेंटेंस हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो कट और कॉपी में डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा कि जब हमें किसी भी चीज़ को यहाँ पर नहीं रखना है तो हम कट का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब किसी भी चीज़ को यहाँ पर रखने के बाद एक और कॉपी चाहिए तो हम कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। और इस पेस्ट से हम कट या कॉपी की हुई चीज़ को बार बार पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अभी हमने कॉपी किया तो इस पेस्ट पे क्लिक करके उसका यूज़ किया था, कट किया था फिर भी मैंने पेस्ट पे क्लिक करके इसका यूज़ किया था। तो आई होप आप कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का यूज अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, तो आपको अच्छा से क्लियर होगा। उसके बाद हम आते हैं इस फॉन्ट सेक्शन में। तो दोस्तों फॉन्ट टैब के अंदर जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर फॉन्ट का। अब इससे हम अपने फॉन्ट की जो है डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए अब सबसे पहले मुझे जिस भी फॉन्ट की डिज़ाइन को चेंज करनी है तो मुझे उसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम यहाँ से ऑन इंसर्ट टैब से लेकर इस पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस एरो बटन पे क्लिक करना है। जब आप इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल आ जाएगी। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, आगे बहुत सारी है। आपको यहाँ पर जो भी फॉन्ट पसंद आती है आप वहाँ सिंपल वन क्लिक करके उस फॉन्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे मुझे इस फॉन्ट को लेना है तो यहाँ पर हम सिंपल क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं अब यह जो फॉन्ट है इसकी स्टाइल चेंज हो चुकी है। आप दोबारा इसे चेंज करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको चाहिए बस सिंपल वन क्लिक करना है और आपका वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो इसके बगल में दिया हुआ है इससे हमारी फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपकी जो फॉन्ट की साइज़ है अभी 14 है, आपको यहाँ पर कितनी चाहिए, मान लीजिए 20, 22, 24 जो भी चाहिए। फिर उसी तरह आपको यहाँ पर जैसे 26 चाहिए तो 26 पे क्लिक कर देंगे, हमारी जो फॉन्ट की साइज़ होगी वो इंक्रीज होके 26 हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है 26। उसके बाद अगर मुझे फिर से इससे चेंज करना है तो वापस यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा फॉन्ट साइज है वो 72 है, इसके आगे मुझे नहीं दिया गया है। हम जब 72 पे क्लिक करेंगे तो अभी यह फॉन्ट 72 हो चुका है। लेकिन अगर मुझे 72 के ऊपर भी जाना है तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस बॉक्स के अंदर अपने माउस कर्सर को ले जाना है। जब आप इस बॉक्स के अंदर अपने माउस कर्सर को ले जाएंगे तो आपका माउस कर्सर पहले ऐसे था, लेकिन जब आप यहाँ पे ले जाएंगे तो एक आई की तरह हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर वन क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर 72 जो है ब्लू कलर से सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको टाइप करना है 100। जैसे यहाँ पे हम 100 टाइप करते हैं और बाहर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी साइज़ अब 100 हो चुकी है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो आई होप यहाँ से आप इस साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। अब इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ जेड बटन को प्रेस करेंगे। हम जितनी बार कंट्रोल जेड बटन को प्रेस करेंगे हम उतनी बार एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम कंट्रोल जेड करके पीछे आ चुके हैं। अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ जेड बटन का प्रयोग करेंगे और ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं अंडो। कंट्रोल जेड से हम अंडो करते हैं। और मुझे अगर एक स्टेप आगे जाना हो तो अगर मान लीजिए कि अभी हम एक स्टेप पीछे आ गए, अब फिर से मुझे एक स्टेप आगे जाना है तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ वाई बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल वाई तो यहाँ पे देखिए वापस बड़ी हो गई, फिर से कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो वापस से यह छोटी हो गई। और आप चाहे तो इस एरो की मदद से भी आगे पीछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है, दो आपको कैपिटल ए दिख रहा होगा, एक ए आपको थोड़ी बड़ी दिख रही होगी और एक ए आपको थोड़ी छोटी दिख रही होगी। अब इसका इस्तेमाल क्या है,
अभी मुझे अगर इस पैराग्राफ की फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज करनी होती थी तो यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ से हम नंबर्स को सेट करते थे। लेकिन अगर मुझे थोड़ी थोड़ी करके साइज़ को इंक्रीज करना है तो यहाँ पर हम एक क्लिक करेंगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर से क्लिक करेंगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 की गैप में इसकी संख्या बढ़ेगी, मतलब कि अभी 18 है, अगर हम एक बार क्लिक कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब 20 हो चुका है, फिर से हम क्लिक करेंगे तो 22 हो जाएगा। यानी कि हम 1 क्लिक से 2 पॉइंट आगे जा सकते हैं। अगर मुझे फिर उसी तरह इस साइज़ को छोटी करनी है थोड़ी थोड़ी करके, तो इस छोटी वाली पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे एक क्लिक करेंगे तो फिर से हम 2 पॉइंट पीछे हो जाएंगे। यहाँ पर 22 था, अब 20 हो चुका है। अब फिर से हम क्लिक करते हैं तो 18 हो चुका है। तो यहाँ पर 2 स्टेप हम पीछे चले जाते हैं, मतलब कि 2 पॉइंट यह इसकी साइज़ जो है घट जाती है। तो अगर मुझे एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके साइज़ को बढ़ाना होगा तो कैपिटल ए पे क्लिक करेंगे, और यदि थोड़ा थोड़ा साइज़ को छोटी करनी है तो हम स्मॉल ए पे क्लिक करेंगे। आई होप कि आप ये भी कर पाएंगे। उसके बाद आप इसके नीचे देख सकते हैं बी लिखा है, इसका मतलब होता है बोल्ड। अगर मैं आपको बोल्ड हिंदी में समझाऊं तो एक्चुअली बोल्ड का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को मोटी कर देना। अब हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसकी जो साइज है, टेक्स्ट की साइज बहुत ही पतली दिख रही होगी आपको, लेकिन अगर मुझे इसको थोड़ी मोटी करनी है तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ़र्क दिख रहा होगा, पहले कुछ ऐसी थी, जब हम बोल्ड किए तो ऐसी हो चुकी है। तो इसी बटन से हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं और अनबोल्ड भी कर सकते हैं। अगर हम एक बार क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा और बी के पीछे बैकग्राउंड इसका येलो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस पैराग्राफ में बोल्ड का फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अगर हम फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ से वापस ये अनबोल्ड हो जाएगा और साथ ही साथ बोल्ड के पीछे जो येलो कलर आ रही थी इस बार वो भी हट चुकी होगी। तो हम सिंपल सेलेक्ट करके एक क्लिक में बोल्ड कर सकते हैं और फिर से क्लिक कर देंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आई जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एटैलिक। अगर हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो तिरछा, मतलब कि थोड़ी इसकी जो पैराग्राफ अभी आपको बिल्कुल स्ट्रेट सीधी नजर आ रही होगी, लेकिन जब हम इसको एटैलिक कर देंगे तो यह थोड़ी तिरछी हो जाएगी, मतलब टेढ़ी हो जाएगी। सबसे पहले सेम इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एटैलिक पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने अभी क्लिक किया तो आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं, पहले यह सीधा था लेकिन अब यह थोड़ी टेढ़ी हो चुकी है। तो यदि मुझे टेक्स्ट को टेढ़ी करनी है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है उसमें हमको टेक्स्ट को टेढ़ी करने की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं। सेम स्टेप अगर मुझे फिर से इसको ठीक करना है, सीधा करना है, तो हम वापस इटैलिक पे क्लिक करेंगे और यह वापस अपने पहले जैसा हो जाएगा। फिर से अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर का बैकग्राउंड हो चुका है। इसका मतलब है कि इस टेक्स्ट पर इटैलिक अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर यू लिखा है, अब इसका मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का क्या मतलब होता है, यदि मुझे इस सभी पैराग्राफ के सेंटेंस के नीचे एक लाइन देनी है तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो अंडरलाइन का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन देना। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सेंटेंस के नीचे एक लाइन आ चुकी है, सभी के नीचे एक लाइन आ चुकी है। यदि मुझे कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट है जहाँ पर मुझे अंडरलाइन करके किसी चीज़ को हाईलाइट करनी है तो यहाँ से हम अंडरलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मुझे इसको हटाना है तो फिर से क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। अंडरलाइन में एक और कमाल की बात होती है, जब आप यहाँ पे यू के बगल में आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत प्रकार का अंडरलाइन का डिज़ाइन आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे तो है जो सिंगल अंडरलाइन होता है, उसके बाद डबल अंडरलाइन हो गया, उसके बाद यहाँ पे उससे थोड़ी थिक अंडरलाइन हो जाएगी, इसके बाद डॉटेड हो जाएगी, इसके बाद थोड़ी और डॉटेड हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है, जैसे हमको सबसे नीचे वाला अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इस सभी टेक्स्ट के नीचे उसी टाइप का डिज़ाइन आ चुका है। वापस चेंज करने के लिए फिर से इस बिंदी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फिर से कोई और भी दे सकते हैं। उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन और आता है। सबसे पहला आता है मोर अंडरलाइंस, मतलब कि अगर आपको और अंडरलाइन की ज़रूरत है, मान लीजिए इसमें से मुझे पसंद नहीं आया तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ऑप्शन आएगा और इस ऑप्शन के नीचे आप यहाँ पे देखिए अंडरलाइन स्टाइल में, अंडरलाइन स्टाइल में आपको एक एरो दिख रहा होगा। इस एरो पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने और भी आता है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके
नीचे और भी देख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए हमको ये देना है और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा अंडरलाइन यहाँ पर उस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे हम फिर से क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे मोर अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं। जब आप मोर अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ से आपका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अंडरलाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप बोल्ड भी कर सकते हैं, साइज को भी इंक्रीज यहाँ से भी कर सकते हैं। हालांकि ये सभी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से क्लिक करते हैं इस एरो पे और उसके बाद इसके नीचे में एक और ऑप्शन है अंडरलाइन कलर। अभी आप देख रहे हैं इसका जो अंडरलाइन का कलर है वो ब्लैक है। अगर मुझे इस अंडरलाइन की कलर को भी चेंज करना है, मान लीजिए इस अंडरलाइन को मुझे रेड कलर में शो करना है, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रेड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही रेड को सिलेक्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं इसके नीचे रेड कलर का अंडरलाइन आ चुका है। तो हम अंडरलाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यू के बगल में एरो पे क्लिक करना है, अंडरलाइन कलर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस सभी कलर में कोई भी कलर पसंद नहीं आती है तो आप मोर कलर में जाके अपना कस्टम कलर भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और अपना कस्टम कलर बना के ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो अंडरलाइन होगा सेम उसी कलर का हो जाएगा। आई होप कि आपको अंडरलाइन भी समझ आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू इसका क्या मतलब होता है? कभी कभी जब आप कॉपी में नोट्स बनाते हैं तो आप कुछ गलतियां करते हैं और उस गलतियां को कट करने के लिए आप उस पर पेन से एक मार्क कर देते हैं और यह इंडिकेट करता है कि इसका अभी कोई मतलब नहीं है, मतलब कि यह लाइन गलत हो चुकी है। ठीक उसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट में भी ऐसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए मुझे जिस भी वर्ड को मुझे कट करना है तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए इस क्रिएट को मुझे कट करना है, यहाँ पे क्रिएट नहीं लिखना था, तो सबसे पहले क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करना है। जब आप स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए एक कट लग चुकी है। अब जो कोई भी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा तो उसे पता लग जाएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है या गलती से टाइप हो गया था। तो आप कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट। आप एक्स के नीचे जो 2 दिख रहा है इसे हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? आप जब साइंस पढ़ते होंगे तो साइंस में एक फॉर्मूला होता है H2O। जब आप H2O को टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया H2 और O, तो आप साइंस में देखते होंगे कि H2O ऐसे नहीं लिखा होता है। ये जो 2 होता है वो H के नीचे होता है, तो मुझे उस तरह से लिखना होगा। तो उसके लिए यूज करते हैं हम इसका। ये जो आप X के नीचे 2 दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो अगर मुझे इसका यूज करना है तो सबसे पहले जिस भी चीज़ को नीचे शो करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का 2 तरीका। सबसे पहला तरीका, आप अपने माउस कर्सर को यहाँ पर लाइए और 2 को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, डोंट वरी, हमारे पास दूसरा तरीका भी है। आपको क्या करना है, जैसे 2 को सिलेक्ट करना है तो आप 2 के आगे अपना कर्सर ले आइए। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है 2 के आगे हो रहा है। अब आपको कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करना है। यहाँ पे आपको शिफ्ट को दबाए रखना है और लेफ्ट एरो को प्रेस करना है। जब आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस कर देंगे तो आपका 2 यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका होगा। तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट और राइट एरो से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं H2O बिल्कुल फॉर्मेट में लिख चुका है, 2 जो है बिल्कुल नीचे है। तो अगर आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग में लिखनी है तो आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का सहायता ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट का। जब आप मैथ में फॉर्मूला पढ़ते हैं A² + B² तो उसको लिखा कैसे जाता है? A के ऊपर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लिखे यहाँ पे A² प्लस में B², यहाँ पे हमने A² प्लस में B² लिखा, लेकिन अब कोई भी आदमी से पढ़ेगा तो यहाँ पे तो A2 + B2 पढ़ लेगा, तो उसमें तो ऐसे फॉर्मूला का पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसका सुपर स्क्रिप्ट का। अब फिर क्या करना है, जिस भी
जिसको मुझे ऊपर शो करना है सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। सेम स्टेप 2 को आगे हम कर्सर लाएंगे और शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे। यहाँ पर 2 सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 था वो ऊपर आ चुका है। ठीक इसी तरह हमें शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं A² प्लस B² बिल्कुल फॉर्मेट में आ चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे छोटा ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, प्लस सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको स्मॉल में चेंज कर सकते हैं। फिर आप देखते होंगे जब हम किसी भी क्लास को लिखते हैं, जैसे कि 10th लिखना हो तो हम 10th लिखकर TH को ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 10th लिखेंगे और TH भी लिख देते हैं। अब इस TH को मुझे ऊपर लिखना है तो TH को बस सेलेक्ट करेंगे और इस सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 10th हमारा बिल्कुल फॉर्मेट में आ चुका है। तो यहाँ से आप अपनी फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और अपना इस तरह से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा अगला ऑप्शन है चेंज केस का, यहाँ पे आप सुपर स्क्रिप्ट के बगल में चेंज केस आपको दिख रहा होगा। अब चेंज केस से क्या होता है कि अगर मुझे किसी भी पैराग्राफ में सभी वर्ड को कैपिटल करना हो या फिर स्मॉल करना हो तो हम एक क्लिक में कर सकते हैं। जैसे इसे हम सिलेक्ट करते हैं, अब मुझे इस पैराग्राफ के सभी वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पर हम ए पे क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास 5 ऑप्शन आता है। यहाँ पर सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो अगर मुझे इस सभी को एक साथ सभी लेटर को बड़ा करना है तो यहाँ पर हम अपर केस पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने पैराग्राफ में देख सकते हैं जो सभी वर्ड का लेटर था वो बड़ी हो चुकी है। अब फिर मुझे अगर इस सब को छोटी करनी है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और लोअर केस पे क्लिक कर देंगे। जब आप लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी सेंटेंस का जो वर्ड था वो छोटा हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब सेंटेंस केस का मतलब होता है कि बिल्कुल प्रॉपर जैसे लिखते हैं, पहला लेटर बड़ा फिर सभी छोटा। तो सेंटेंस केस पे लिख के हम इसे बिल्कुल प्रॉपर लिख सकते हैं जैसे सेंटेंस लिखा जाता है। उसके बाद जो हमारा सबसे नीचे में था, इससे क्या होगा, सभी वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जितना भी वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा और बाकी सब छोटा होगा। यहाँ पर हम वर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब कि व्हेन यह एक वर्ड हो गया, यू ये भी एक वर्ड हो गया। तो आप देखिए सभी में जो पहला लेटर है वो यहाँ पे बड़ा ही है। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है टॉगल केस का। अब टॉगल केस का क्या मतलब होता है कि पहला अक्षर छोटा हो और बाकी सब बड़ा हो। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सभी वर्ड का पहला लेटर तो छोटा है लेकिन उसके बाद सभी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर मुझे इस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है तो यह भी हम कर सकते हैं। उसके बाद समझते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर के बारे में। अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे इस पहले सेंटेंस को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यह जो सेंटेंस थी अब हाईलाइट हो चुकी है येलो कलर में। आप चाहे तो यहाँ से इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ छोटी सी एक एरो दिख रही होगी, आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे कलर को चेंज कर देना है। जैसे हमको रेड चाहिए तो रेड पे क्लिक कर देंगे। अब किसी को भी अगर हम हाईलाइट करते हैं तो वो रेड कलर से ही हाईलाइट होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर से क्या होता है, अभी आप देख सकते हैं यह पैराग्राफ ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। अगर मुझे इसी पैराग्राफ को किसी और कलर में लिखना होगा तो यहाँ से हम इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए अब यह रेड हो चुकी है। अगर मुझे कोई और कलर देनी है तो इसे सिलेक्ट करेंगे और इस एक के बगल में आपको छोटा सा एरो दिख रहा है, आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और आपको जो भी कलर चाहिए, जैसे हमको येलो चाहिए तो येलो ले लेंगे। हमको यहाँ पे जो भी कलर चाहिए आप इसे सिलेक्ट करेंगे और वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम अपनी टेक्स्ट की जो कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने एक ऑप्शन छोड़ा था इसको क्लियर फॉर्मेटिंग। आखिर इसका क्या काम होता है, अभी हमने जितना भी फॉर्मेटिंग किया, बोल्ड किया, इंक्रीज किया, इटैलिक किया, अगर इस सब को मुझे एक ही क्लिक में हटाना है, नॉर्मल इसके जैसा बनाना है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे क्लियर फॉर्मेट पर। जैसे ही
क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट था बिल्कुल पहले जैसे हो चुका है। यहाँ पे साइज भी चेंज हो चुकी है, बोल्ड भी कोई भी चीज़ नहीं है, इटैलिक भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे अंडरलाइन है ही, अपर केस है ही, तो ये सब चीज़ नहीं हटती है, लेकिन इसकी जो साइज होगी, बोल्ड होगा, इस सभी सेटिंग यहाँ पर हट चुका होगा। तो आई होप आप फ़ॉन्ट के अंदर सभी ऑप्शन के बारे में जान चुके होंगे। तो अभी तक हमने क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शंस के बारे में जान चुके हैं। अब बात करते हैं पैराग्राफ सेक्शन के सभी ऑप्शन के बारे में। तो पैराग्राफ के अंदर पहले सबसे नीचे वाले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट का। अब अलाइन का मतलब क्या होता है, तो अभी आप गौर से देखेंगे तो इस सभी पैराग्राफ के अंदर इधर की साइड में, लेफ्ट की साइड में सभी अलाइन है, मतलब कि सभी सीध में है। लेकिन जब इधर की बात करें तो कोई वर्ड आगे है तो कोई पीछे है, कोई आगे कोई पीछे है, ऐसे करके है। मतलब कि इधर बिल्कुल सीध में नहीं है, लेकिन इधर बिल्कुल सीध में है। तो इसका मतलब जब हमारा सेलेक्टर इस लेफ्ट अलाइन पे क्लिक रहता है, अलाइन टू लेफ्ट वाले सेक्शन पर, तो हमारा जो टेक्स्ट होता है लेफ्ट साइड से अलाइन होता है। अलाइन का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड बिल्कुल ये सीध में रहेगी, लेकिन इधर आप देखिए कोई आगे है तो कोई पीछे है। ठीक उसी तरह अगर मुझे इस साइड से अलाइन करना है तो यहाँ पर हम अलाइन टू राइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे है अलाइन टू राइट पे जब हम क्लिक करते हैं तो अभी आप देखिए इधर से तो हमारा लाइन बिल्कुल सीध में है, लेकिन इधर कोई आगे है तो कोई पीछे है। तो अगर मुझे लेफ्ट से अलाइन करना है तो हम सबसे पहला ऑप्शन को चुनेंगे, अगर मुझे राइट से अलाइन करना है तो इस तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद अगर मुझे दोनों साइड से अलाइन करना है तो इस सिचुएशन में यहाँ पर सबसे पहले मैं सब कुछ सिलेक्ट करता हूँ और इस सबसे लास्ट में जो जस्टिफाई लिखा हुआ है, जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखिए इधर से भी अलाइन हो चुका है और इधर से भी बिल्कुल अलाइन है। इधर से भी बिल्कुल आप देखिए सीध में ही है और यहाँ पर भी सीध में है। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जस्टिफाई की हुई रहती है। मतलब इधर से भी बिल्कुल सीध में रहती है और इधर से भी बिल्कुल सीध में रहती है। इससे जो डॉक्यूमेंट की जो लिखावट होती है वो देखने में बिल्कुल अच्छा लगता है। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसे हम जस्टिफाई ज़रूर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रह रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंटर। अब सेंटर का क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर हम रिज्यूम बना रहे हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो क्वेश्चंस के ऊपर कुछ हेडिंग होती है, जैसे अपने इंस्टीट्यूट का नाम हो गया या फिर स्कूल का नाम हो गया। तो उस सिचुएशन में उस स्कूल का नाम इधर बिल्कुल बीच में रहता है। तो अब बीच में लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया टेक अभी क्लासेस। अब इसको बिल्कुल बीच में लाना है। अभी आप देख रहे हैं यह बिल्कुल लेफ्ट साइड में है और मुझे इसको बीच में लाना है, तो यहाँ पर हम सेकेंड नंबर यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे और यह पेज के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। अब यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर हम लेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं। तो सेंटर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अगर मुझे बीच में लिखना हो तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे पैराग्राफ में इसको लिखना हो, इसी तरह अगर मुझे इस पैराग्राफ में सेंटर का यूज़ करना है तो जब हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ सेंटर से शुरू होता है और इस दोनों साइड में अलाइन नहीं रहेगा। मतलब कि इधर भी कुछ आगे वर्ड रहेगा, कुछ पीछे रहेगा और इधर भी कुछ आगे और कुछ पीछे रहेगा। तो आई होप सेंटर का भी यूज आप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब होता है, अभी आप देखिए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो लाइन है इस और इस लाइन के बीच की दूरी बहुत ही कम दिख रही होगी। अगर मुझे इस दोनों लाइन के बीच की दूरी को इंक्रीज करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हम 1.15 करते हैं। तो अभी आप थोड़ा बहुत बढ़ा है, फिर से क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर 2.0 करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इस लाइन और इस लाइन की दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर मुझे और इंक्रीज करना है तो यहाँ पर हम 2.5 कर सकते हैं या थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। अगर मुझे इससे भी ज़्यादा करनी है तो हम 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लाइन की जो स्पेस है वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे फिर से छोटा करना है तो यहाँ पर हम 1.0 रहने देंगे और यह वापस उसी तरह से हो जाएगा। तो इस वाले सेक्शन से हम अपनी लाइन की स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है शेडिंग का। अब शेडिंग का क्या मतलब होता है, अगर मुझे इस पैराग्राफ में शेडिंग करनी है तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे और शेडिंग पे क्लिक कर देंगे।
अब सेटिंग पे जब क्लिक करेंगे, अभी आप इस सेटिंग का कलर देख सकते हैं वाइट है, तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सबसे पहले इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई कलर ले लेंगे, जैसे हम यहाँ पे येलो ले लेते हैं। अब येलो लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस पैराग्राफ के पूरे पैराग्राफ के अंदर शेडिंग हो चुकी है, मतलब कि इसके पीछे के साइड, मतलब कि इसके बैकग्राउंड में कलर आ चुका है। अब हम यहाँ से कुछ टाइप भी करेंगे तो यह शेडिंग ऑटोमेटिक बढ़ता चले जाएगा। तो यह फ़ायदा होता है शेडिंग करने का कि जो भी हम टाइप करेंगे ऑटोमेटिक लिखता हुआ चला जाएगा। उसके बाद अगर मुझे इसी कलर को चेंज करनी है तो फिर से एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है बॉर्डर का। बॉर्डर का इस्तेमाल हम किसी भी डॉक्यूमेंट के चारों तरफ बॉर्डर लगाने में करते हैं। जैसे अगर मुझे इस सभी के बाहर एक लाइन लगानी हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। सबसे पहले Ctrl+A करेंगे, सभी को सिलेक्ट, और फिर यहाँ से हम बॉर्डर के इस एरो पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत तरह का बॉर्डर आ जाता है कि सिर्फ टॉप में बॉर्डर चाहिए या सिर्फ बॉटम में बॉर्डर चाहिए या फिर लेफ्ट राइट कहाँ पे चाहिए। अगर हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास सभी पैराग्राफ के अंदर एक बॉर्डर आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। यह लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम एंटर किए थे, यहाँ पे हम बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है अपने टेक्स्ट में अगर मुझे बॉर्डर देना हो तो इसके माध्यम से हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे इस बॉर्डर को चेंज करना है तो सिलेक्ट करके इसमें क्लिक करके नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। नो बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। फिर यहाँ पर जाएंगे और जब हम बॉटम बॉर्डर पे लगा देते हैं तो अब देखिए तो सिर्फ नीचे ही एक लाइन रहेगी और बाकी लाइन सब हट जाएगी। अगर हम टॉप में करते हैं तो सिर्फ ऊपर रहेगी और नीचे है क्योंकि यहाँ से यह भी सिलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से बॉटम को हम बंद कर देंगे तो यहाँ से देखिए हट चुका है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन की यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस नीचे वाले सभी ऑप्शन के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस ऊपर वाले ऑप्शन के बारे में। तो ऊपर वाले ऑप्शन को जानने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। कभी कभार जब आप MS वर्ड को नया में ओपन करते हैं और आप जब कुछ भी टाइप करते हैं तो आप यहाँ पे राइट साइड से टाइप होता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यह इधर से टाइप क्यों हो रहा है। तो यह इधर से टाइप इसलिए होता है क्योंकि आप में यहाँ पे राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट होता है। तो आपको सही करने के लिए फिर से यहाँ पे लेफ्ट अलाइन को चेक कर देना है। अब आप जो कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ से आप का टाइप हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ को कॉपी करते हैं। अभी हमने डॉक्यूमेंट को कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे कॉपी करने के बाद मान लीजिए हम फिर से यहाँ पे इंसर्ट को कॉपी कर लिए। हम यहाँ पे इंसर्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसे हम कॉपी कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को पेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे फिर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, इस सिचुएशन में मुझे फिर से डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि मुझे बार बार कॉपी करनी पड़ेगी। इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड के साइड में एक एरो दिख रहा होगा, आपको इस एरो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जिस भी चीज़ को कॉपी या कट कीजिएगा वो चीज़ यहाँ पर शो होगा। जैसे अब यहाँ पे हम इंसर्ट को कॉपी किए तो आप देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट को फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम किए कॉपी और अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट भी आ चुका है। फिर से हम किसी और चीज़ को भी कॉपी करेंगे, यहाँ से हम कट भी कर देंगे तो यहाँ पे देखिए वो भी आ चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे और डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर से स्पेस देकर मुझे इंसर्ट देना है तो यहाँ पे इंसर्ट पे टाइप करेंगे और इंसर्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बार बार कॉपी करने से बच सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है MS वर्ड में जो किसी किसी को पता होता है। तो आई होप आप इसका भी यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम इस सभी ऊपर वाले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर बुलेट्स का। अब बुलेट से क्या होता है, यहाँ पर हम क्लिक किए, अब जो कुछ भी यहाँ पर हम लिखेंगे वो एक बुलेट में टाइप होगा। यहाँ पर दिस लिखे, फिर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक बुलेट जाएगा, फिर से हम कुछ भी लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे। तो इस तरह से आप पॉइंट में, मान लीजिए कोई हम नोट्स बनाते हैं तो कभी कभी हम पॉइंट की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर ही पॉइंट लगा सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। अगर मुझे इस बुलेट स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इस सभी को और फिर से वापस यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आप ढेर सारी यहाँ पे स्टाइल आपको दिख जाएगा। आपको जो भी स्टाइल पसंद आता है आप उसको यूज यहाँ पर कर सकते हैं। जो सा भी आपको चाहिए वहाँ पे बस क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए, आपका यहाँ पे स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है नंबरिंग का। अब मान लीजिए इस बुलेट की जगह मुझे नंबर्स लाने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो वाले पे और यहाँ पे ढेर सारी स्टाइल है। अगर मुझे 1 2 चाहिए तो यहाँ पे देखिए 1 2 आ रहा है। अगर मुझे
कि कुछ इस तरह से 1 2 चाहिए तो मुझे इस तरह से आ जाएगा। अगर मुझे ABC चाहिए तो ABC भी यहाँ से आ सकते हैं। अगर मुझे रोमन अंक में चाहिए तो रोमन अंक में भी ला सकते हैं। तो आपको जो भी यहाँ पर नंबरिंग चाहिए या फिर रोमन चाहिए या फिर अल्फ़ाबेट चाहिए, आप यहाँ से बिल्कुल ला सकते हैं। बस सिंपल क्लिक कीजिए और वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट का। अब मल्टी लेवल लिस्ट से क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे मुझे उसमें ऑप्शंस भी देना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अभी यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अभी एक आ चुका है। अब यहाँ पर जैसे हम कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिखा व्हाट इज सम ऑफ 3 + 4, फिर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब मुझे यहाँ पर ऑप्शंस देना है ABCD करके। आपको फिर से जाना है यहाँ मल्टी लेवल लिस्ट में, और यहाँ पर आपको सबसे नीचे में देखिए एक ऑप्शन आ रहा है चेंज लेवल लिस्ट। आपको चेंज लेवल लिस्ट के अंदर यहाँ पर जाना है, A वाले पर सेलेक्ट कर देना है। जब आप A को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ रहा है अब A। अब यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे 9 लिख दिए, एंटर करेंगे। फिर B में आपके ऑप्शन देना रहा है 8 लिख दिए। फिर आप C में क्या देना चाह रहे हैं 7 लिख दिए। फिर आप D में क्या देना चाह रहे हैं आप यहाँ पर भी कुछ टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस को भी टाइप कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसके बाद भी मुझे इसके अंदर भी एक और लिस्ट बनाना है, तो फिर से हम एंटर करेंगे और फिर से मल्टी लेवल लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से हम चेंज लेवल लिस्ट में यहाँ पर रोमन में सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब इसके अंदर भी एक लिस्ट आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर भी कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ नोट्स दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कुछ मार्क्स भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है इंसिडेंट का। अब इंसिडेंट का क्या मतलब होता है, अभी हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा, कंट्रोल A से हम इसे सिलेक्ट करते हैं और अगर हम यहाँ पर इसको सेंटर में करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्मेट था वो कुछ बदल सा गया। लेकिन अगर मुझे एज इट इज लाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मुझे इसी क्वेश्चन को थोड़ा इधर खिसकाना होगा तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे डिक्रीज इंडिडेंट और इंक्रीज इंडिडेंट का। जब हम इंक्रीज इंडिडेंट करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा आगे होगा, यहाँ पर देखिए एक स्टेप आगे होते जा रहा है। लेकिन जब हम डिक्रीज करेंगे तो वापस ये पीछे आ जाएगा। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ को खिसकाना होगा इधर तो यहाँ से हम इंक्रीज और डिक्रीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो एज इट इज थोड़ा इधर खिसक जाएगा। सेम बात इस पैराग्राफ पर भी अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इंक्रीज इंडिडेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसका इंडिडेंट है जो इधर खिसकता जा रहा है और इधर से कम होते जा रहा है। और मुझे फिर से वापस ठीक करना होगा तो इसको क्लिक करेंगे तो वापस से यह ठीक हो जाएगा। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि कुछ लाइन्स ऐसी लिखी होती है, यहाँ पर फिर इमेज होती है, तो उस तरह से फॉर्मेटिंग आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है शॉर्ट का। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ नंबर टाइप कर लिए। अब इसे हम सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम शॉर्ट में क्लिक करेंगे। शॉर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर हम डिसेंडिंग पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे तो जो नंबर सबसे बड़ी रहेगी वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी। तो ऐसे करके बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होकर छोटी वैल्यू पर ख़त्म हो जाएगा। एक तरह से हम इसको अरेंज करते हैं बड़ी वैल्यू से लेकर छोटी वैल्यू तक। उसके बाद फिर से अगर मुझे इसको छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में अरेंज करना होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे असेंडिंग पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे छोटी है वो सबसे पहले है, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी है। ऐसे करके यहाँ पे फॉर्मेट आ चुका है। तो यदि मुझे किसी भी अंक को फॉर्मेट करना हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इस शॉर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद यह सेम रूल अल्फ़ाबेट पर भी अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर हम कुछ अल्फ़ाबेटिक नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ अल्फ़ाबेटिक नंबर लिख लिए। अब इसे हम सिलेक्ट करते हैं और शॉर्ट पे क्लिक करते हैं और इसे हम डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिक के बाद में आता है वो पहले आ चुका है और जो पहले आता है वो बाद में आ चुका है। तो यह क्या हो गया, यह पीछे से आगे आ चुका है। फिर उसके बाद अगर मुझे ए से अरेंज करना है इसे तो सिलेक्ट करेंगे, फिर हम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब ABCD जो भी पहले आता होगा वो पहले आएगा और उसके बाद जो आता होगा वो फिर बाद में आएगा। तो यहाँ से हम किसी भी चीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके बगल में जो ऑप्शन दिख रहा है आखिर इसका क्या काम होता है। हम सबसे पहले इस सभी को सिलेक्ट करते हैं और अगर हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पैराग्राफ हमारा ख़त्म हुआ होगा वहाँ पर एक P लिखा हुआ आ गया होगा।
अब इसका काम यह है कि हमें यह बताता है कि यहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म हो चुका है, इसके बाद एक नया पैराग्राफ शुरू होता है और फिर यह पैराग्राफ भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसका कोई खास यूज नहीं होता है, आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ का सभी ऑप्शन खत्म होता है। यहाँ पर हमने एक ऑप्शन को छोड़ा था, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। आखिर इसका क्या यूज होता है? देखिए, अब फॉर्मेट पेंटर का काम होता है किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर हम ऑन इंसर्ट टैब को कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको हम बोल्ड कर देते हैं और इसकी साइज को थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं और फिर इसका जो है फ़ॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज कर देते हैं और इसका कलर भी हम चेंज करते हैं। यहाँ से मान लीजिए इस कलर को दे देते हैं। अब हमने इसकी कुछ फॉर्मेटिंग की। अब मान लीजिए कि इस हेडिंग को, इस जो हेडिंग दिया है सेम टू सेम मुझे इसी फॉर्मेटिंग में यू कैन चेंज को भी मुझे सेम बोल्ड करना है, सेम साइज देना है, सेम फॉन्ट देना है, सेम कलर देना है। अब जब आप बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होगा तो आपको तो ध्यान नहीं रहेगा कि इसकी साइज कितनी थी, इसकी फॉन्ट स्टाइल कौन सी थी। तो इस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करना है, जिसका भी फॉन्ट कॉपी करना है, सिंपल पहले वहाँ पर अपने कर्सर को क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक कर देना है। जब आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं तो आपका माउस अब कुछ ब्रश जैसे बन जाएगा। अब इस स्टाइल को जिस भी टेक्स्ट पर अप्लाई करना है उतना टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे यू कैन ईजिली चेंज तक करना है तो हम यहाँ पर यू कैन ईजिली चेंज तक इसको सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है चेंज तक, जहाँ तक चाहिए मुझे बस वहीं तक सिलेक्ट करना है और माउस को यहाँ पर फिर छोड़ देना है। जैसे हम छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग इसकी यहाँ पर भी हो चुकी है। तो इस प्रकार हम फॉर्मेट पेंटर से किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करते हैं। उसके बाद मुझे जहाँ जहाँ देना है, मान लीजिए अब यहाँ पर भी देना है तो फिर से यहाँ पे रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और यह इसका जो फॉन्ट है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पर इस स्टाइल सेक्शन के सभी ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है नॉर्मल, सबसे पहले इसे हम सिलेक्ट करते हैं और अगर हम नो स्पेसिंग पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस था वो यहाँ से हट चुका है। तो यहाँ से हम किसी भी पैराग्राफ के अंदर अगर स्पेस को हटाना है तो यहाँ से हम हटा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको नॉर्मल कर देंगे, पहले कंट्रोल ए करेंगे उसके बाद नॉर्मल, तो अब ये पहले जैसे था वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हेडिंग शुरू होती है। हमारे पास जो हेडिंग होती है कुल इसमें 9 हेडिंग होती है, H1 H2 H3। अब हेडिंग का क्या मतलब होता है, H1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद धीरे धीरे H2 H3 ऐसे करके कम होती रहती है। अगर मुझे इसको H1 बनाना है तो सिलेक्ट करेंगे और हम H1 पे क्लिक करेंगे तो अब यह जो है H1 बन चुका है। उसके बाद अगर मुझे इसको H2 बनाना है तो यहाँ पर हम H2 पे सिलेक्ट करेंगे और ये इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। वैसे ही हम H3 भी बना सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। जैसे ही H3 बनाएंगे तो ऑटोमेटिक अगला H4 आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सभी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब H1 का यूज जनरली हम करते हैं जब हम कोई ब्लॉग लिखे होते हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, किसी भी वेबसाइट पर आर्टिकल होती है। जैसे आप सर्च करते हैं गूगल पे व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में वेबसाइट पर विभिन्न तरह का आर्टिकल होता है, तो उसको लिखने के लिए वहाँ पर हम H1 का यूज़ करते हैं। तो जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो वहाँ पर आप H1 H2 का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ टाइटल भी नज़र आती है, जैसे यहाँ पर टाइटल नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आप जिसको सिलेक्ट करेंगे और इसको अगर टाइटल पर क्लिक कर देंगे तो ये एक टाइटल हो जाएगा, मतलब कि पूरी पेज की एक टाइटल होती है। अब मान लीजिए कि यह जो आर्टिकल है मेरा व्हाट इज कंप्यूटर पे है, तो मेरा व्हाट इज कंप्यूटर क्या हो गया, टाइटल हो गया। जो मेरी पूरी की पूरी जो आर्टिकल है वो व्हाट इज कंप्यूटर पे है, तो व्हाट इज कंप्यूटर को हम ऐसे टाइटल बना सकते हैं। उसके बाद सब टाइटल इससे थोड़ा छोटा होता है, इसको सिलेक्ट करके आप सब टाइटल पर क्लिक करेंगे तो यह इससे थोड़ा छोटा होगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू थोड़ी इससे कम हो जाती है। तो आप इस तरह से टाइटल सब टाइटल का भी यूज कर सकते हैं। स्टाइल सेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल आपको जिस फॉर्मेटिंग देना है आप सिंपल क्लिक करके आप उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आप जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग हो जाती है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो आप सिंपल यहाँ पे माउस ले जाइए, आपको जो भी पसंद आती है आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टाइल भी समझ आ चुका होगा। उसके बाद इस चेंज स्टाइल को समझते हैं। जब आप चेंज स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आता है, स्टाइल सेट, कलर्स और फॉन्ट। स्टाइल सेट के अंदर आप इसकी जो है फॉन्ट की स्टाइल
चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए जो भी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सेम उसी तरह का जो फॉन्ट है यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मली आप यहाँ पे अपने माउस कर्सर को ले जाइए और आपको जोन सा भी फॉर्मेट अच्छा लगता है सिंपल आपको वहाँ पे क्लिक करना है और वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर इसी में अगर हम कलर्स की बात करें तो आप कलर्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से कलर सेलेक्ट कीजिए और आपका यहाँ पर देखिए कलर जो है यहाँ पर चेंज होते जा रहा है। आपको जो भी कलर देना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी में अगला जो है फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट से क्या होता है कि अभी आपने यहाँ पर देखा था जो फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते थे, ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है। जो हमारी फ़ॉन्ट होती है टेक्स्ट उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए जब जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी फ़ॉन्ट की स्टाइल यहाँ पर चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर भी आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, जो भी फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लगता है, आप सिंपल वहाँ पे क्लिक कीजिए और वो फॉर्मेटिंग आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। तो चेंज स्टाइल में यही है, आप उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और सेट एज डिफ़ॉल्ट में जब आप क्लिक करते हैं तो ये वापस पहले जैसा ही हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं इस एडिटिंग सेक्शन को। अब एडिटिंग सेक्शन में हमें मिलता है फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को फाइंड करना है तो यहाँ पर हम फाइंड की मदद से कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें से कुछ ऐसे वर्ड है या फिर कुछ ऐसे नाम्स है जिसे मुझे फाइंड करना है, खोजना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फाइंड पर। जब हम फाइंड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स आएगा और फाइंड व्हाट, यहाँ पर आप क्या खोजना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप यहाँ पर खोजना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम अभी लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है या फिर नहीं लिखा है, मुझे यह चेक करना है। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्लू टिक हो गया है, मतलब कि हाँ डॉक्यूमेंट एक यहाँ पर है, फिर से क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, फिर से क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट फिर ऊपर आ गया। तो ऐसे करके हम खोज सकते हैं कि हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में कौन सा वर्ड कितना बार आया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है किसी भी वर्ड को बदल देना। जैसे अभी हम मान लीजिए हम इस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं। हमें डॉक्यूमेंट की जगह जैसे इस चैनल का नाम लिख देते हैं टेक अभी, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की जगह टेक अभी को लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पहले शो करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, क्या आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं। हम करेंगे रिप्लेस। जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट की जगह टेक अभी हो चुका है। फिर उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट पे जाएगा, फिर हमसे पूछेगा कि आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं। इस पर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पर भी हम चाह रहे हैं कि एक साथ सभी जगह रिप्लेस हो जाए, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट रहेगा वहाँ वहाँ टेक अभी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टेक अभी यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है। तो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट था वहाँ वहाँ टेक अभी आ चुका है। तो इसकी मदद से हम किसी भी वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है सेलेक्ट का। सेलेक्ट पर जब क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहला है सेलेक्ट ऑल। जब हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो इससे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी टेक्स्ट होती है वो सभी एक ही साथ सेलेक्ट हो जाती है। फिर इसको हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं या बोल्ड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे क्या होता है, यदि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चित्र होगा या फिर कोई पिक्चर होगा तो उसे अगर मुझे सेलेक्ट करनी होगी तो यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को टिक कर देंगे। तो उसके बाद हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होगा, टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब इससे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हम पहले कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ पर हम सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिए हैं कुछ वर्ड पे। अब इसका यूज़ क्या होता है, हम जैसे ही सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी चीज़ जो भी टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग में है उस सभी को सिलेक्ट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट टेक्स्ट सिमिलर, तो यहाँ पर देखिए यह सभी यह वाली टेक्स्ट तो सिलेक्ट नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा यह जो सेम फॉर्मेटिंग की थी वो सिलेक्ट हो चुका है। आप फिर चाहें तो इस सभी का कलर एक साथ ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर गए और कलर देखिए एक साथ चेंज हो रहा है सबका। तो यहाँ से आप एक साथ जो फॉर्मेटिंग है वो भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको एडिटिंग सेक्शन भी क्लियर हो चुका होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा MS वर्ड का होम टैब कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हम यहाँ पर सभी ऑप्शन के बारे में अब जान चुके हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको सब कुछ क्लियर है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से MS वर्ड चलाना सीख पाए। और हमारे इस MS वर्ड सीरीज में जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।